ज्योग्राफी में आज हम लेक्चर 4 देख रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जो जियोमॉर्फोलॉजी ये वर्ड है, ये सबसे पहले जो हमारे एक विद्वान थे J.W. पावेल और W.J. मक्ची, तो उन्होंने सबसे पहला ये वर्ड दिया था, ये शब्दावली दी थी। और इसमें हम जो पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो इनके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसमें 4 मंडल हैं, ये कह सकते हैं स्फीयर हैं। और उन स्फीयर में जो बायोस्फीयर होता है, हमारा जीव मंडल, जहाँ पेड़ पौधे या मनुष्य ये सब जीव जगत रह रहे हैं, तो वो अदर जो स्फीयर हैं, मंडल हैं, उनसे कनेक्टेड होता है। वैसे तो सभी का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है। तो नंबर 1 वायुमंडल होता है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। नंबर 2 जलमंडल होता है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नंबर 3 स्थलमंडल होता है, जहाँ हम रह रहे हैं, लिथोस्फीयर। और नंबर 4 बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। तो ये बायोस्फीयर इन तीनों से मिलकर बनेगा। जहाँ ये तीनों मंडल होंगे प्रेजेंट, वहाँ मनुष्य रह सकता है। एटमॉस्फेयर में जो हमारी अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर अपना एक आवरण है बना हुआ, एक क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ गैसीय अवस्था में हैं बहुत सारी चीज़ें। ये गैसेस हैं जिनमें कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन है, ये गैसेस हैं। तो इनमें जो नाइट्रोजन गैस है, ये सभी को पता है कितने परसेंट है। ऑक्सीजन 21% है, CO2 हमारी 0.03% है, और अदर गैसेस हैं बची हुई, ठीक है, नाइट्रोजन 78% थी। तो इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। यानी कि पहला मंडल जो है हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण है गैसीय अवस्था में, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। दूसरा जो जलमंडल है, जलमंडल में जल है और तीनों ही अवस्थाओं में जल पाया जाता पृथ्वी पर। सॉलिड की फॉर्म में भी है, द्रव की फॉर्म में भी है वो, और गैस की फॉर्म में भी है। जनरली जो जल पाया जा रहा है पृथ्वी पर, वो 2 प्रकार का जल है। एक तो फ्रेश वाटर है, जिसे हम पीने में यूज कर रहे हैं, और एक जो सागरों का जल है, जिसमें लवण की जो साल्ट है उसकी क्वांटिटी मिक्स है, ज़्यादा है। यानी कि सागरीय जल कह सकते हैं हम उसे, ऐसा कुछ था। और होता हमारा स्थलमंडल। तो स्थलमंडल में जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो ऊपरी भाग है, जो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भंजक प्रकृति का है, शेप अलग अलग हैं उस पर, जहाँ हम रह भी रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। और इसी स्थलमंडल में मतलब सागर से 8 किलोमीटर ऊपर तक ये स्थलमंडल माना जा सकता है। जीवमंडल होता है, जीवमंडल में ज़्यादा ज़रूरत होगी हमारी कि जो जीवन संभव है वो सागर के तल से लगभग 8 किलोमीटर तक जीवन संभव है आसानी से। यानी कि विस्तार है जीवन का सागर तल से 8 किलोमीटर दूरी तक। और वहाँ बहुत सारे मनुष्य रह रहे हैं अरबों की जनसंख्या में, और लगभग 3,55,000 जो हैं वृक्षों की प्रजाति पाई जा रही है यहाँ इस बायोस्फीयर में। ये सब चीज़ें हैं। अब इन चारों स्फीयर के बाद में पढ़ने के आगे आता है हमारा जो अर्थ है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। भाई ये वायुमंडल है, हमने देखा कि बाहर की ओर है। स्थलमंडल है, हमें दिख रहा है कि हम जहाँ रह रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या होगा, क्या स्थिति होगी, तो इसके लिए हमें सोचना ज़रूरी था।
तो इसके लिए काफ़ी विवाद हैं, जो थ्योरी बनी हुई हैं बुक्स में दी गई हैं, तो उनमें काफ़ी विवाद है। लेकिन जो ज़्यादा फेमस थ्योरी है वो, जो हमारे पास भूकंप आता है कभी, तो भूकंप आने पर कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, बुक में ये पी वेव्स और एस की फॉर्म में लिखा होता है ओनली, तो इन्हीं वेव्स के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बेसिक जो माना गया है, जो भूकंप आने पर तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, लहरें उत्पन्न हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंग माना गया है। और 3 प्रकार से डिवाइड करी गई हैं ये लहरें। ये एक होती है हमारी प्राइमरी वेव्स, एक होती है हमारी सेकेंडरी वेव्स, और एक होती है हमारे पास सरफेस वेव। जो प्राइमरी वेव्स है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक लहरें। जो सेकेंडरी वेव्स है ये द्वितीयक लहरें हैं, और सरफेस वेव हैं ये, इन्हें बोल देते हैं हम धरातलीय लहरें या पृष्ठीय लहरें। प्राइमरी वेव्स की पहचान ऐसा हो सकती है कि ये जो चल रही हैं, इनकी जो चलने की दिशा है वो माध्यम के कणों के कह सकते हैं पैरेलल है, समांतर है एकदम, कंप्रेशन की फॉर्म में। और ये जो हमारे पास लहरें हैं ये चाहे कोई माध्यम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, निकल जाती हैं आसानी से। और इनकी जो कंपेयरिंग करी गई है वो साउंड वेव से कंपेयरिंग करी गई, इनकी जो चलने का तरीका है इनका, क्योंकि साउंड वेव में भी ऐसा ही होता है कि तरंगे के पैरेलल जाते हैं जो पार्टिकल के वाइब्रेशन होते हैं। दूसरा सेकेंडरी वेव्स हैं, तो उन्हें ट्रांसवर्स नेचर का माना गया है, जो हमारी अनुप्रस्थ लहरें होती हैं, और उनकी कंपेयरिंग करी गई है जो सूर्य का प्रकाश है उनसे, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और सूर्य का प्रकाश जो है, तरंगे हैं, वो हमारी ट्रांसवर्स नेचर की ही हैं, अनुप्रस्थ लहरें ही हैं वो भी, तो ऐसा माना गया है उसमें। और ये जो हमारे पास तरंगे हैं ये केवल सॉलिड से निकल रही हैं, लेकिन जो तरल पदार्थ हैं, तरल माध्यम है, वहाँ से नहीं निकल पाने की हैं ये, जो हमारी सेकेंडरी वेव्स हैं। ऐसे ही जो सरफेस वेव हैं उनके बारे में देखेंगे हम। और सेकेंड वेव्स में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूकंप का फोकस होता है आने का, उससे 133 डिग्री के कोण पर ये बाहर निकलती हैं। जो सेकेंडरी वेव हैं वो 103 डिग्री के कोण पर बाहर निकलती हैं भूकंप के फोकस से। जो सरफेस वेव है उसमें क्या है कि जो हमारा लंबी तरंगें होती हैं एकदम, ये लॉन्ग वेव, और भूकंप जो हमारे पास भूकंप नाप रहे हैं हम, अर्थक्वेक, तो उसे नापते हैं सिस्मोग्राफ में। तो सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में ये रिकॉर्ड होती हैं जाकर। तो इन्हें पढ़ने के बाद हम ये आइडिया लगा सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी जो आंतरिक संरचना है वो एक सी नहीं है। वो कुछ आंतरिक ठोस भाग है, कुछ थोड़ा सा तरल भाग है, कुछ मेंडल की है प्रॉपर्टी, और कुछ बहुत ज़्यादा कठोर भूपटल है। यानी कि आंतरिक संरचना सेम नेचर की होती तो स्ट्रेट लाइन में चलती सभी तरंगे लहरें, लेकिन ये चलती हैं कर्व शेप में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आंतरिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम नेचर का नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट बने हुए हैं, कुछ चट्टानें भी होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चट्टानों के विषय में देखेंगे।